गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम टू कॉमर्स जर्नी। मेरा नाम है पीयूष जैन और आज की हमारी टर्म है ऑडिट रिस्क। देखिए, रिस्क क्या होता है? रिस्क एक नेगेटिव वर्ड है। कुछ गड़बड़ होने की, कुछ गलत होने की पॉसिबिलिटी को हम रिस्क बोलते हैं। कभी भी किसी चीज के सही होने की पॉसिबिलिटी को रिस्क नहीं बोलते। हम ये कभी नहीं बोलते कि पास होने की रिस्क है, हम बोलते हैं फेल होने की रिस्क है। तो ऑडिट में भी ऑडिटर के लिए कुछ गड़बड़ होने की, कुछ गलत होने की पॉसिबिलिटी रिस्क कहलाती है। अब आप समझिए ऑडिटर के लिए खतरा क्या हो सकता है। पहला खतरा, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो ऑडिट कर रहा है उसके बारे में वो सही सही ओपिनियन ना दे, ये एक बड़ा खतरा होता है। लेकिन इसके अलावा भी खतरे हैं। खतरा ये है कि उसके बिजनेस की रेपुटेशन खराब हो सकती है, उसको उसके ऊपर कोर्ट केस हो सकते हैं, उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है। क्या ये सारे खतरे भी ऑडिट रिस्क हैं? हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है नहीं। ऑडिट रिस्क में केवल एक रिस्क आती है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो लेकिन ऑडिटर की ओपिनियन इनएप्रोप्रिएट हो, ऑडिटर की ओपिनियन गलत हो। बस उसी रिस्क को हम ऑडिट रिस्क बोलेंगे। बाकी सारी रिस्क बिजनेस रिस्क कहलाती है। तो ऑडिटर के लिए रिस्क दो तरह की होती है, एक ऑडिट रिस्क और दूसरी बिजनेस रिस्क। इन स्टैंडर्ड्स में ऐसे 200 में आगे भी हम लोग बिजनेस रिस्क के बारे में डिस्कस नहीं करते, हम डिस्कस करते हैं ऑडिट रिस्क के बारे में। तो ऑडिट रिस्क क्या होती है? ऑडिट रिस्क का मतलब है किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट हैं, लेकिन ऑडिटर उन मटेरियल मिस स्टेटमेंट को अपनी रिपोर्ट में नहीं लिख पाए, अपनी रिपोर्ट, उसकी अपनी ओपिनियन इन एप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन हो, उन मटेरियल मिस स्टेटमेंट को सही तरह से कवर नहीं करती हो। यह खतरा ऑडिट रिस्क कहलाता है। इन टेक्निकल टर्म लिखा हुआ है, द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है और ऑडिटर की ओपिनियन इनएप्रोप्रिएट है। अब समझते, देखिए, क्या यह खतरा हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही सही बने हुए हों, लेकिन ऑडिटर अपनी रिपोर्ट गलत ये कह के दे दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। इंस्टीट्यूट मानता है ये खतरा नहीं है। ये खतरा, ये तो बेईमानी हो सकती है, लेकिन आपको गलतफहमी नहीं हो सकती। ये रिस्क नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने हैं और आप अपनी रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती ढूंढ के बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब इस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा हुआ है और वो है, Which of the following is more accurate for audit risk? Audit risk के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? There is a material misstatement in the financial statement, but auditor expresses true and fair view. वो बोलता है भाई मुझे मिला ही नहीं। There is no material misstatement, still auditor expresses that financial statement are materially misstated. सही आंसर क्या है? बिल्कुल ए। तो हमारे पास खतरा इस बात का ज्यादा है, ऑडिट रिस्क इस बात की ज्यादा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो और ऑडिटर अपनी इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दे। अब देखिए, ऑडिट रिस्क जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, दो पार्ट है उसके। हमारी ओपिनियन गलत कैसे होगी? उसका पहला हिस्सा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो। कौन बना रहा है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये उस बिजनेस का मैनेजमेंट बना रहा है, उसका अकाउंटेंट बना रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रहे हैं, एम्प्लॉय मदद कर रहे हैं उसमें। वो लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त अगर गलती करें तो रिस्क बढ़ती है। और दूसरा हिस्सा होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो गलती है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, वो ऑडिटर ढूंढ ना पाए। ये होता है डिटेक्शन रिस्क। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस, उसकी पॉसिबिलिटी, उसको हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ROMM शॉर्ट में। तो हमारे पास रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कब जनरेट होता है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, ऑडिटर के लिए नहीं है ये है मैनेजमेंट के लिए। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाला अकाउंटेंट अकाउंट्स बनाते वक्त उसमें कोई गलती छोड़ दे। बताइए, क्या एक ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ROMM इसको मैनेज कर सकता है? इसको कम या ज्यादा कर सकता है? इस खतरे को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है? हमने कहा नहीं। साल भर खत्म होने के बाद तो ऑडिटर आता है। तो इस खतरे
ये खतरा डिपेंड करता है अकाउंटेंट कितने अच्छे से काम कर रहा है, मैनेजमेंट कितने अच्छे से काम कर रहा है। ऑडिटर डिसाइड नहीं करता ये खतरा। ऑडिटर डिसाइड करता है कि अगर कोई गलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो मैं मेहनत करके उसको ढूंढ लूं। इसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। तो अगर मैं आपसे इस स्टेज पर पूछूं कि बताइए ROMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और डिटेक्शन रिस्क, इसमें से कौन सी रिस्क ऑडिटर मैनेज कर सकता है? वो है डिटेक्शन रिस्क। नाउ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैसे जनरेट होती है? देखिए, अकाउंटेंट जब अकाउंट बना रहा है तब अकाउंट्स में कोई गलती हो जाए तो उस गलती होने की पॉसिबिलिटी हमारे लिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। ये गलती क्यों हो सकती है? भाई अकाउंटिंग बनाने में कई दिक्कतें आ सकती है, कोई ट्रांजैक्शन मुश्किल हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो सकती है, या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक हो सकता है। तो हमारे लिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज टोटली रिलेटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। वो जो जना अकाउंट बना रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, उसकी गड़बड़ी होने के चांसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। अब ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि ओवरऑल रिस्क को मिनिमम रखें, ऑडिट रिस्क को मिनिमम रखें। अब बताइए, इन दो में से ROMM और डिटेक्शन रिस्क, इन दो में से एक को हम मैनेज कर सकते हैं। डिटेक्शन रिस्क को हम कम कर सकते हैं ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा परसुएसिव एविडेंस इकट्ठे करके, ज्यादा डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करके, हम एक्सपर्ट की मदद लेकर ये काम कर सकते हैं। डिटेक्शन रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। हम कम मेहनत करेंगे एज एन ऑडिटर, डिटेक्शन रिस्क ज्यादा हो जाएगी, हम गलतियां नहीं ढूंढ पाएंगे। हम सैंपल साइज बढ़ा लेंगे, मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगी। तो डिटेक्शन रिस्क को तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को हम मैनेज नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूट ने हमको बोला कि ओवरऑल ऑडिट रिस्क मिनिमम रखने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, दोनों ही रिस्क जीरो नहीं हो सकती, ROMM जीरो नहीं हो सकता, डिटेक्शन रिस्क जीरो नहीं हो सकती, लेकिन ओवरऑल दोनों रिस्क को मिनिमम रखने की कोशिश हमको करनी चाहिए। अब दोनों रिस्क को मिनिमम कैसे रखें? तो देखिए, इंस्टीट्यूट ने बोला है ऑडिट रिस्क जो है वो फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है डिटेक्शन रिस्क और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का। अब उनमें से रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो हम बदल नहीं सकते, तो डिटेक्शन रिस्क को इस तरह से बदलें कि दोनों का टोटल मिनिमम आ जाए, दोनों का टोटल, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का फंक्शन मिनिमम हो जाए। अब मुझे बताइए, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, ROMM ज्यादा है, तो आप डिटेक्शन रिस्क को किस लेवल पर रखना चाहेंगे? कम। और अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑलरेडी कम है तो डिटेक्शन रिस्क नॉर्मल रखना चाहेंगे। भाई बढ़ाएंगे तो नहीं, हम जानबूझ करके लापरवाही तो नहीं करना चाहेंगे, तो नॉर्मल लेवल पे रखेंगे ताकि ओवरऑल दोनों मिलाकर ऑडिट रिस्क मिनिमाइज हो सके। ठीक है, हमारे पास रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है? रिस्क दैट मटेरियल मिस स्टेटमेंट में रिमेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। गलती रह जाए, मैनेजमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करने में गलती कर दे। डिटेक्शन रिस्क क्या हो सकता है? डिटेक्शन रिस्क का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ऑडिटर ना ढूंढ पाए। कब नहीं ढूंढ पाएगा? जब वो कम मेहनत करेगा। जब वो ज्यादा मेहनत करेगा तो बिल्कुल ढूंढ पाएगा। टेक्निकली डिटेक्शन रिस्क के लिए क्या लिखा है? द रिस्क that procedure performed by auditor, audit procedures performed by auditor to reduce audit risk to an acceptably low level will not detect a misstatement that exists and that could be material either individually or when aggregated with other misstatement. जो भी material misstatement financial statement में है, ऑडिटर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो भी ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर अप्लाई करेगा, उनको अप्लाई करके वो ना ढूंढ पाए। ये डिटेक्शन रिस्क है। अब डिटेक्शन रिस्क क्वेश्चन ले लेते हैं एक पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज मैनेज्ड बाय ऑडिटर? हम डिस्कस कर चुके हैं, बताइए कौन सी रिस्क? बिल्कुल, डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क मैनेज की जा सकती है, कम या ज्यादा की जा सकती है। कैसे कम या ज्यादा की जा सकती है समझना बहुत जरूरी है। हम पहले रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं, 315 में ये काम होता है, SA 315 में, और उसके बेसिस पर हम अपने ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग, ये तीन चीजें डिसाइड करते हैं। हम जितना ज्यादा डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा
अच्छे ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, एक्सपर्ट की मदद लेंगे, उतना डिटेक्शन रिस्क कम होती जाएगी। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, हम एक्सटेंसिव मेहनत करेंगे, ठीक है ना। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? टू मिनिमाइज ओवरऑल ऑडिट रिस्क, ओवरऑल ऑडिट रिस्क को कम करना। कैसे कम करेगा? 2 स्टेप्स हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए, असेस कीजिए, और उसके असेसमेंट के बेसिस पर अपनी डिटेक्शन रिस्क पता लगाइए। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की भी 2 हिस्से हैं, और ध्यान से समझिएगा। ये गलती क्यों होती है अकाउंट्स में? अकाउंट्स बनाते वक्त गलत होने का रीजन क्या है? हमने कहा देखिए, अगर सेल की एंट्री करनी हो, कोई आपसे पूछे सेल की एंट्री कीजिए, तो आप सेल की एंट्री क्या करेंगे? कैश सेल्स हुई है, सेल की एंट्री करके बताइए। तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बड़ी सिंपल सी एंट्री है। ट्रांजैक्शन बड़ा सिंपल है, सामान दिया, कैश ले लिया। अब आपसे बोले कि रिटायरमेंट बेनिफिट की अकाउंटिंग करके बताइए, फ्यूचर में हम क्या पेंशन देने वाले हैं उसका प्रोविजन बनाइए। बताएं बेटा, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जहां पर उनका नेचर इस तरह का होता है कि गलती होने का खतरा ज्यादा होता है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, क्योंकि उसके लिए यूजफुल लाइफ चाहिए। किसी मशीन की, कंप्यूटर की, कार की, फर्नीचर की यूजफुल लाइफ पता लगाना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमारे पास उन ट्रांजैक्शन का नेचर इस तरह का होता है कि उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस खतरे को हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। ये हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, फिर अपन इनहेरेंट रिस्क के बारे में बात करेंगे। लिखा है व्हेन रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज हायर देन ऑडिटर शेल। बताइए, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ये वैसे अपन क्वेश्चन डिस्कस कर चुके। डिटेक्शन रिस्क भी ज्यादा रखनी चाहिए, डिटेक्शन रिस्क कम कर देनी चाहिए, और मोर परसुएसिव एविडेंस, यानी ज्यादा अच्छे एविडेंस इकट्ठे करने चाहिए। ऑब्वियसली बात है, आंसर इज डी, ये काम करना चाहिए। अब अपन बात करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की, मैनेजमेंट जो गड़बड़ करता है उसकी रिस्क की। ओवरऑल फाइनेंशियल लेवल पर हो सकती है, अजर्शन लेवल पर हो सकती है। अजर्शन लेवल मतलब क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर्स। अब अजर्शन लेवल पर ये 2 तरह की रिस्क होती है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। अब जो अपन बात कर रहे थे इनहेरेंट रिस्क की, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? किसी ट्रांजैक्शन के नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो हमारे पास रिस्क जनरेट होती है। जैसे मैंने आपको बताया, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, कैश सेल्स में अमाउंट की गलती होने के चांसेस कम है। तो अलग अलग असर्शंस में अलग अलग रिस्क हो सकती है। अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल समझते हैं इनहेरेंट रिस्क का। आप एक क्लोजिंग स्टॉक चेक कर रहे हैं एक कंपनी का। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बैलेंस है, उसकी असर्शंस क्या होती है? जैसे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यानी ओनरशिप हमारी है, वैल्यूएशन सही होना चाहिए, एग्जिस्टेंस वो एग्जिस्ट कर रही होनी चाहिए। ये असर्शंस होती हैं अलग अलग, आपने पढ़ा हुआ है अलग चैप्टर में। मेरा भी एक वीडियो है असर्शंस क्या होती हैं, तो असर्शंस पर आप वो वीडियो देखिए। तो ये असर्शंस अलग अलग होती हैं। अब आप एक ज्वेलरी शॉप पर गए, क्लोजिंग स्टॉक आप चेक कर रहे हैं, उन्होंने आपको बोला कि भाई हमारे पास 15 डायमंड्स क्लोजिंग स्टॉक में रखे हुए हैं। बताइए, एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे? सर जाकर उनकी तिजोरी में वो डायमंड काउंट कर लेंगे। 15 डायमंड काउंट करना बड़ा भारी मुश्किल काम नहीं है। बताइए, इस डायमंड्स की, इस क्लोजिंग स्टॉक की एग्जिस्टेंस वाली असर्शन में रिस्क कम है या ज्यादा है? सर कम है, 15 डायमंड हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन इन डायमंड का वैल्यूएशन क्या होगा? किस प्राइस के हैं ये? अभी मार्केट में रेट क्या चल रही है? ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि डायमंड की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, उनके जो भी फैक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास जब आप ज्वेलरी शॉप पर ऑडिट कर रहे हैं और ये सिचुएशन है, वहां पर क्लोजिंग स्टॉक की एक असर्शन एग्जिस्टेंस, इसमें खतरा कम है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की दूसरी असर्शन वैल्यूएशन, उसमें खतरा ज्यादा है। अब दूसरे एक कंपनी की बात करते हैं। आप एक बिजनेस की ऑडिट करने गए, से एक कंपनी है जो पेन बनाती है, सेम तरह का सिमिलर प्रोडक्ट बनता है, कई सालों से यही प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसकी मार्केट प्राइस बड़ी फिक्स है, कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने कंपनी के मैनेजमेंट से पूछा क्लोजिंग स्टॉक में कितने पेन रखे हुए हैं? उन्होंने बोला जी 30,000 पेन रखे हुए हैं। बताएं बेटा, 30,000 पेन का वैल्यूएशन
आसान है क्योंकि मार्केट प्राइस है, उसकी एमआरपी है, कॉस्ट है, आप पता लगा सकते हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। लेकिन 30,000 पेन गोडाउन में रखे हुए हैं, क्या उनको काउंट करना आसान काम है? नहीं। जूलर की शॉप पर जो अपन एग्जांपल लिया, क्लोजिंग स्टॉक की एक असर्शन एग्जिस्टेंस आसान थी, रिस्क कम थी, वैल्यूएशन में रिस्क ज्यादा थी। पेन के इस प्रोडक्शन में वैल्यूएशन की रिस्क कम है और एग्जिस्टेंस की रिस्क ज्यादा होगी। तो असर्शन वाइज खतरे बदल सकते हैं, इसी को हम इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं। जब आप जूलर की शॉप पर जाएंगे तो वहां बोलेंगे कि कौन सी असर्शन में, वैल्यूएशन वाली असर्शन में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, उसको कम करने के लिए कोशिश करो, डिटेक्शन रिस्क कम रखने की कोशिश करो। जब आप पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की ऑडिट कर रहे होंगे तब आप क्या बोलेंगे, इसके एग्जिस्टेंस वाले असर्शन में खतरा ज्यादा है, वैल्यूएशन तो हो जाएगा, आसान है, एग्जिस्टेंस का पता लगाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इनहेरेंट रिस्क है रिस्क ड्यू टू नेचर, सिचुएशन और एक्सटर्नल फैक्टर और एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, उसकी वजह से होने वाली रिस्क। दूसरी होती है, देखो खतरा ज्यादा होता है तो क्या होता है, अब अपन ऑडिटर की बात नहीं कर रहे, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट अकाउंट बना रहा है, अकाउंटेंट अकाउंट बना रहा है, उन्होंने सोचा, जूलर जो बिजनेस था उसका अकाउंटेंट है, उन्होंने सोचा कि अच्छा वैल्यूएशन में बड़ा खतरा है तो क्या करें, तो उन्होंने वैल्यूएशन सही रखने के लिए कोई सिस्टम बनाया होगा, इसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है या नहीं है, बताइए। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा तो गलती का खतरा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो हमारे पास जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता है तो उसकी वजह से जो गलती होने का खतरा, मिस स्टेटमेंट का खतरा बढ़ता है, उसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। तो अब मैं दो चीजें बोल रहा हूं, दोनों ध्यान से समझने की कोशिश करना। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो रीजन की वजह से हो सकता है। एक, उस असर्शन का नेचर ऐसा हो जिसको हम बोलेंगे इनहेरेंट रिस्क, और दूसरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक या स्ट्रांग हो, उसको बोलेंगे कंट्रोल रिस्क। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, और इन दोनों का फंक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो जब भी ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो पहले वो आइडेंटिफाई करता है, असेस करता है कि इनहेरेंट रिस्क किसमें ज्यादा है, फिर जिनमें इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होती है उनमें कंट्रोल रिस्क किसमें ज्यादा है। तो जहां जहां पर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों ज्यादा होती हैं वहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा होगा। अब आप सोचिए, आप किसी ऐसी ऑडिट में गए हैं जहां स्टॉक के वैल्यूएशन में रिस्क ज्यादा है और फिर आपने देखा कि मैनेजमेंट ने कोई सिस्टम भी नहीं बना रखा है वैल्यूएशन करने का। अब बताइए वैल्यूएशन के गलत होने के चांसेस बढ़ गए या नहीं? तो ये हमारे पास रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा हो गया। अब इस असर्शन के लिए, इस वैल्यूएशन के लिए ऑडिटर डबल मेहनत करेगा और अपने डिटेक्शन रिस्क मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो हमारे लिए कंट्रोल रिस्क क्या हुआ? रिस्क ऑफ फेल्ड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, टेक्निकली उसकी डेफिनेशन है। हमारे पास रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के बेसिस पर हम डिटेक्शन रिस्क, यानी हम क्या ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, उसके नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, ये तीन चीजें, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, ये तीन चीजें हमको डिसाइड करनी पड़ती है और उसके बाद हम अपने ऑडिट प्रोसीजर शुरू करते हैं। फिर आती है डिटेक्शन रिस्क। अगर हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो हम डिटेक्शन रिस्क कम रखेंगे, और कम है तो नॉर्मल रखेंगे, बेसिकली हाई नहीं रखने की कोशिश करते, हम लापरवाही नहीं करते। डिटेक्शन रिस्क क्या है? तो डिटेक्शन रिस्क के बेसिकली ऑडिटर मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना ढूंढ पाए। अब देखिए रिस्क का चार्ट, ऑडिटर के रिस्क का चार्ट, और इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका ये ऑडिट रिस्क वाला काम पूरा हो जाएगा। 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ऑडिटर की रिस्क, ऑडिटर की रिस्क दो होती है, एक होती है ऑडिट रिस्क जिसको इस स्टैंडर्ड में ऐसे 200 में डिटेल में समझाया है, दूसरी होती है बिजनेस रिस्क जिसके बारे में कोई स्टैंडर्ड बात नहीं करता है। बिजनेस रिस्क की हम डिस्कशन नहीं करते यहाँ पर। ऑडिट रिस्क दो तरह की होती है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट यानी अकाउंटेंट ने क्या गड़बड़े करने की उसकी खतरा है, और डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर से रिलेटेड। इन दोनों का टोटल कंबाइंड यानी ऑडिट रिस्क को हमें मिनिमम रखना है। अब इन दोनों में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट
ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर भी हो सकता है, यानी बैलेंस शीट P&L पूरे गलत हो, ये खतरा भी हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर अजर्शन का खतरा हो सकता है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर हो सकती है, अजर्शन लेवल पर हो सकती है। और अजर्शन लेवल पर दो तरह की रिस्क होती है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क। आई होप आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ रहा है ऑडिट रिस्क का। ऑडिट रिस्क हमारे पास बेसिकली एक है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जो अकाउंटेंट की रिस्क है, वो उसके गड़बड़ करने की रिस्क है, और एक है डिटेक्शन रिस्क, जो ऑडिटर की तरफ से गड़बड़ होने की रिस्क है। ओवरऑल मिलाकर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और ऑडिटर उनको डिटेक्ट ना कर पाए, या अपनी ऑडिट ओपिनियन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे, इस खतरे को हम ओवरऑल मिलाकर बोलते हैं ऑडिट रिस्क। ये टर्म और ये डिस्कशन, ये चार्ट, ये कंपोनेंट आपको आई होप समझ में आए होंगे। आप हमें एनकरेज करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी दिक्कतें बताइए अगर आपको कोई दिक्कत है तो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो हाँ, कमेंट में आप अच्छा भी लिख सकते हैं। आज के लिए यही था, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।